Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 19 दिसंबर. तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. आज सबसे पहले हम बात करेंगे कैग के बारे में, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2023 में सिर्फ और सिर्फ 18 कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट की गई. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं ओवर द टाइम. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द गिलेफू प्रोजेक्ट ऑफ भूटान. ठीक है, भूटान का ये जो माइंडफुलनेस सिटी क्रिएट करने का ये जो गिलेफू प्रोजेक्ट है, इसकी भी हम बात इस वीडियो में डिटेल में करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन. तो इंडिया का आर्कटिक रीजन में हिमाद्री जो है वो रिसर्च स्टेशन है और वहाँ पे अब पहली बार विंटर्स में भी जो है वो रिसर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे. इसकी डिटेल को भी हम फॉलो करेंगे. एंड लास्टली आज के एक और आर्टिकल आज के पेपर में आया है विच टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ सिटीज़ व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज. तो क्या रोल प्ले कर सकती हैं सिटीज़ क्लाइमेट चेंज के बैटल में, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे. एंड लास्टली वी हैव फ्यू डाटाज अबाउट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया, जो कि दिसंबर में काफ़ी बड़े परसेंट पे जो है वो राइज हुआ है और हमारे बजटरी एस्टिमेट का भी बहुत बड़ा जो परसेंट है वो पूरा हो चुका है. तो इन सब टॉपिक्स की डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग के बारे में है. नाउ कैग, एज वी ऑल नो, इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ इससे पहले कि हम देखें कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कैग को लेकर क्या बात की गई है, सबसे पहले कैग कौन है, क्या रोल होता है कैग का, उसे हमें थोड़ा सा समझना होगा सो दैट हमें क्लैरिटी हो कि आज का न्यूज़ आर्टिकल हमें क्या बता रहा है. राइट. सो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. ठीक है. तो कैग इंडिपेंडेंट रहे, इसे लेकर बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जिससे कि कैग की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया जाता है. कैग की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. और जो टेन्योर मिलता है कैग को, दैट इज़ ऑफ 6 years या फिर 65 years ऑफ एज. तो जो भी पहले पूरा हो जाए, अगर तो 6 साल पूरे हो गए तो वो टेन्योर रहेगा, अगर 65 years ऑफ एज पहले आ जाती है तो उतना टेन्योर रहेगा. तो इससे क्या किया जाता है कि जो कैग की जो पोजीशन है, जो इंडिपेंडेंस है, उसे सेफगार्ड किया जाता है. एक तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से हो रही है और यहाँ पे जो टेन्योर है वो भी फिक्स्ड है. साथ ही में कैग का रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है और कैग के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. अब ये समझ लीजिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल होती है, सेम मैनर में कैग की भी रिमूवल हो सकती है. तो इन सभी प्रोविजन से खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि जो कैग का ऑफिस है, जो कैग है, वो इंडिपेंडेंट रहे. बिकॉज कैग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कैग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैग इंडिया का जो ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका हेड है. ठीक है, याद रखेंगे, कैग हेड्स द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और साथ ही में ही इज़ द चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स. जो भी पब्लिक से पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पब्लिक फंड का, उस पब्लिक पर्स का चीफ गार्डियन कौन है? कैग. ठीक है. कैग का जो ऑफिस है ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जो कि पब्लिक फंड्स को स्पेंड करती हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करती है. ठीक है. पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स हों, उनके अंडर जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, जो भी पब्लिक फंड्स को स्पेंड कर रही हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है. और इससे पब्लिक भी इंश्योर्ड रहती है कि यस, जो पब्लिक फंड्स हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है. ये चेक करने के लिए कैग का ऑफिस बनाया गया है. ठीक है जी. अब अगेन कुछ आर्टिकल्स आप बहुत डिटेल में, हालांकि आप कैग के बारे में अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे ताकि आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है वो हमें क्लियरली समझ में आए. ठीक है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आर्टिकल 148
और आर्टिकल 148 कैग की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ओथ कौन देगा, कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या है, इन सब से डील करने के लिए आर्टिकल 148 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। देन आता है आर्टिकल 149 जो कि हमारे कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, उनकी ड्यूटीज़ और पावर्स देता है। एंड देन कम्स आर्टिकल 150। अब ये ध्यान से सुने, आर्टिकल 150 ये कहता है कि यूनियन और स्टेट्स जो उनके अकाउंट्स हैं वो उनको इस तरह से इस फॉर्म में रखेंगे जैसा उनको प्रेसिडेंट कहेगा, और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा, कैग। ठीक है, कैग एक एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि इस तरीके से जो यूनियन है, जो स्टेट्स हैं, उनको अपने अकाउंट्स को इस तरह से कीप करना चाहिए, इस तरह से रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है, कैग देता है। तो आर्टिकल 150 इंपॉर्टेंट हो गया। नो, हमारे आज के आर्टिकल के लिए ये जो न्यूज़ आर्टिकल आया है इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 151। वो कैसे, देखिए, चाहे यूनियन का अकाउंट है या फिर चलो सबसे पहले यूनियन की ही बात कर लेते हैं। सपोज करो यूनियन गवर्नमेंट का जो अकाउंट है, ठीक है, कैग का काम क्या है कि कैग उसकी ऑडिटिंग करता है, रिपोर्ट्स बनाता है। तो जो भी रिपोर्ट्स कैग तैयार करेगा फॉर द अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, वो सभी रिपोर्ट्स कैग प्रेसिडेंट के पास जाकर सबमिट कर देता है। ठीक है, चाहे कोई ऑडिट किया है, कोई रिपोर्ट आई है, वो सब कैग क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर देगा। नाउ आगे चलकर प्रेसिडेंट का ये काम है कि वो उस रिपोर्ट को, वो उस ऑडिट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे पेश करेगा। याद रखेंगे ये बात, सीधा जो कैग है वो पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट लेकर नहीं आता। कैग पहले अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट करेंगे और फिर प्रेसिडेंट इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ले डाउन करेंगे। समझ में आ गई? अच्छा, सिमिलरली सपोज करो कि कैग ने स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट बनाई है। अब स्टेट की बात हो गई तो क्या होगा कि कैग उस रिपोर्ट को पहले उस स्टेट के गवर्नर के पास सबमिट करेंगे और फिर वो गवर्नर उसे चल के स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वहां पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 151 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और लास्टली एक और आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी नेट प्रोसीड्स होते हैं उसकी जो कैलकुलेशन है उसे असरटेन कैग करता है। हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्टिफाई करता है द टोटल नेट प्रोसीड्स विच वर रिसीव्ड। ठीक है जी। नाउ कमिंग बैक टू आर्टिकल 151, इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा न्यूज़, जो कि ये कह रहा है कि अगर 2023 देखा जाए तो 2023 में सिर्फ और सिर्फ 18 ऑडिट्स यूनियन गवर्नमेंट के कैग ने प्रिपेयर किए, जो कि पार्लियामेंट के अंदर टेबल किए गए, प्रेजेंट किए गए। सिर्फ और सिर्फ 18। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप ट्रेंड देखें, 2015 में 53 ऑडिट्स जो थे वो प्रिपेयर किए गए थे, रिकॉर्ड पीक। इसके बाद कम होते होते 2014 से लेकर 2018 तक ये 40 पर पहुंच गए। 2019 से 2023 तक ये 22 पे पहुंच गए, और अब 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो 18 ऑडिट्स जो हैं यूनियन गवर्नमेंट के वो प्रिपेयर किए गए बाय द कैग और पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए गए। तो ये इशू यहाँ पे रेज किया जा रहा है कि ओवर द ईयर्स जो ऑडिट्स टेबल किए जा रहे हैं पार्लियामेंट में वो डिक्रीज हो रहे हैं, और इस डिक्लाइन को कोइंसाइड किया जा रहा है कि कैग की जो स्टाफ स्ट्रेंथ है उसमें भी रिडक्शन हुआ था, और साथ ही में बजटरी कट्स भी मिले थे कैग को, जिसके साथ शायद जिसकी वजह से जो कैग के ऑडिट्स हैं उनमें एक गिरावट आई है। ये आर्टिकल आज हमारे पेपर में आया है, लेकिन आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए कि आर्टिकल 151 ये पावर कैग को देता है कि वो ऑडिटिंग करके जो रिपोर्ट्स लेकर आते हैं वो प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। फाइन जी, आगे बढ़ते हैं। वेल, हम हमारे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल को एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए प्लेस इन न्यूज़ या फिर प्रोजेक्ट इन न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भूटान के एक प्रोजेक्ट के बारे में, विच इज़ गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। वेल, रिसेंटली भूटान का ये जो गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, और भूटान असम के साथ काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। एंड भूटान का ये प्लान है कि असम के बॉर्डर के साथ जो भूटान का एरिया है वहाँ पे
1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे वो एक ग्रीन सिटी डेवलप करना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल सिटी डेवलप करना चाहते हैं एंड जिसका मेन काम है कि कनेक्टिविटी इंश्योर हो सके बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। वेल, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमें इस प्रोजेक्ट से कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। तो रिसेंटली भूटान के जो किंग हैं उन्होंने ये प्लान अनाउंस किया कि वो असम के बॉर्डर के पास, तो बेसिकली थिम्पू में एक चंगली माथांग स्टेडियम है, उसके अराउंड 1000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसे एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके थ्रू साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ा जाएगा। अब आप देखें एक बात, जो भूटान है, भूटान कम्स अंडर साउथ एशिया। ठीक है, लेकिन जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। ना यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का जो एम है, इसमें साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन किसके थ्रू होते हुए? इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हुए। ठीक है, तो बेसिकली म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, ये जो इंडो चाइना पेनिनसुला वाली जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उससे भूटान को लिंक किया जाएगा थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये एम है भूटान का। बेसिकली इससे कनेक्टिविटी एनहांस करने का प्रोजेक्ट है, बिकॉज एज वी ऑल नो भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। भूटान कहीं से भी किसी भी सी या ओशन को टच नहीं करता, वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ऐसे कंट्रीज़ के लिए कनेक्टिविटी को एनहांस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि कनेक्टिविटी से आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये भूटान के लिए एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, वेल, इस प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी। यहाँ पे इंडिया भूटान रेलवे लाइन जो है वो भी डेवलप की जाएगी टू गेलेफू। ठीक है, गेलेफू को जोड़ा जाएगा इंडिया और भूटान के बीच में, एंड वी विल ऑल्सो हैव सो मेनी रोडवेज ओवर हियर, ट्रेडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर तक एक प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाए। नाउ इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात है, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर खास फोकस किया जाएगा, अलॉन्ग विद सस्टेनेबिलिटी, ज़ीरो एमिशन इंडस्ट्रीज़ और एक माइंडफुलनेस सिटी की क्रिएशन का यहाँ पे इन्विजन किया गया है। और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगी ही, रेलवे लाइंस, रोडवेज, ट्रेडिंग पॉइंट्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो गेलेफू प्रोजेक्ट है, इसकी एक डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा, जिसे कहा जा रहा है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यहाँ के डिफरेंट लॉज होंगे, जिससे कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो सके। इंडिया ने भी कमिट किया है कि भूटान के इस प्रोजेक्ट में वो रोड्स, बॉर्डर टाउन्स की कनेक्शन, रेलवेज में भूटान के डेवलपमेंट में उनका साथ देंगे। भूटान के लिए ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट होगा भूटान के लिए और साउथ एशिया के लिए भी। और एक बहुत बड़ी एंटिसिपेशन है सब में कि इससे जॉब क्रिएशन होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ से क्रिएट होंगी, एंड ऑफ कोर्स इट विल मार्क भूटान्स इंटरनेशनल प्रेजेंस एज वेल। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आर्कटिक एक्सपीडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो आर्कटिक रीजन को स्टडी किया जाता है, राइट? क्यों किया जाता है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि हेयर वी हैव नॉर्वे। ठीक है, और इस नॉर्थ पोल, इस आर्कटिक रीजन में यहाँ पे एक आइलैंड है स्वालबॉर्ड। ठीक है, इस स्वालबॉर्ड आइलैंड में इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। ओके जी, अभी तक क्या होता था कि इंडिया के इस आर्कटिक रिसर्च स्टेशन में सिर्फ समर्स के टाइम पे ऑपरेशंस किए जाते थे, विंटर्स में यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस नहीं हो पाती थी। लेकिन अब इंडिया अपना पहला विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन की शुरुआत कर रहा है। अब से विंटर्स में भी ये जो हिमाद्री हमारा आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे ऑपरेशंस होंगे। इट विल रिमेन ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर।
तो इंडिया अपनी पहली विंटर एक्सपीडिशन जो है उसकी शुरुआत कर रहा है, स्पेशली फॉर साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उनको हिमाद्री में भेजा जा रहा है। ठीक है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं, एंड इसीलिए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करना या फिर किसी भी तरह के सैम्पल्स को कलेक्ट करना ये मेनली समर मंथ्स में किया जाता था। लेकिन अब इंडिया ऐसे बहुत ही कम कंट्रीज़ में शामिल होने वाला है जिनका आर्कटिक रिसर्च बेस थ्रू आउट द ईयर इवन विंटर्स में भी ऑपरेशनल रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि आर्कटिक एक्सपीडिशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, लेकिन जब हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिका, यहाँ पे एक बहुत ही प्रिस्टीन एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं साइंटिस्ट को, जिससे कि वो अलग अलग तरह के नेचुरल फिनोमिनास को यहाँ पे स्टडी कर पाते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हो, ओशेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, जियोलॉजिकल, ग्लेशियोलॉजिकल और एनी काइंड ऑफ अर्थ साइंस की रिसर्च उसे यहाँ पे बहुत अच्छे से कंडक्ट किया जा सकता है। उससे रिलेटेड बहुत ही प्रिस्टीन एनवायरनमेंट पोलर एरियाज में प्रेजेंट होता है। एंड स्पेशली आजकल तो जो क्लाइमेट चेंज की जो रिसर्च है उसे करने के लिए भी बहुत से साइंटिस्ट आर्कटिक रीजन में लगातार जा रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट 11 कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं, और इंक्लूडिंग इंडिया का भी स्वालबार्ड जो नॉर्वे का रीजन है वहाँ पे हिमाद्री अपना रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, द एरिया इज अबव द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, उसके बिल्कुल नॉर्थ में ये लाई करता है जहाँ पे ये पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च जो आर्कटिक रीजन में होती है इसे इंटरनेशनली गवर्न किया जाता है थ्रू स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920। याद रखेंगे ये बात कि आर्कटिक रीजन में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है विच इज़ स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920, और साथ ही में आपके जो यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज है वो तो अप्लाई होगा ही, प्लस अगर आर्कटिक कंट्रीज़ की अपनी खुद की कोई जुरिस्डिक्शन है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि जो आर्कटिक सर्कल है वो मेनली 8 कंट्रीज से यहाँ से पास करता है। ठीक है, एंड जिनमें कि हमारा यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड जो बेसिकली डेनमार्क का पार्ट है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जो रशिया है वो इंक्लूड होता है। एंड ऑल दीज कंट्रीज दे मेक अप आर्कटिक काउंसिल एज वेल। फाइन, तो इनका अगर कोई लॉ है, कोई जुरिस्डिक्शन है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई होती है। अदरवाइज स्वालबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे भी हम देख रहे हैं कि आर्कटिक रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। इट हैज़ राइजन बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज अगर हम पिछले 100 साल की बात करें, और 2023 डेफिनेटली वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है। तो आर्कटिक सी में जो आइस है वो भी यहाँ पे मेल्ट हो रही है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो रेट है दैट इज़ ऑफ 13% पर डिकेड। तो हर डिकेड में 13% जो आइस है वो यहाँ पे मेल्ट हो रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जो आर्कटिक रीजन है दिस कुड बिकम आइस फ्री इन लेस देन 20 ईयर्स। 20 ईयर से कम टाइम में यहाँ से जो पूरी आइस है वो मेल्ट हो सकती है। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो कि 2008 में ऑपरेशनल हुआ था, एंड जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च जो है वो शुरू की है, एंड अब यहाँ पे हिमाद्री के अंदर विंटर्स में भी जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू किया जा पाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक डिस्कशन करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सिटीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड किस तरह COP28 में क्या क्या डिस्कशंस हुई व्हेन इट कम्स कि अर्बन सिटीज़ का क्या रोल है इन क्लाइमेट एक्शन, एंड इस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ व्हाट डज COP28 मीन फॉर सिटीज़। ठीक है, फिर हम COP28 की बात करें तो इसे हम मिक्स्ड बैग भी कह सकते हैं। हालांकि कोशिश की गई कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड स्टेटमेंट आ सके फॉसिल फ्यूल्स को एंड करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाई, बट स्टिल डिस्कशंस यहाँ पे ट्रिगर हुई।
इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी चीज़ जो आउटकम थी दैट वाज द ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, जिसमें हमारा जो पेरिस क्लाइमेट डील्स थी, जिसके थ्रू ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना था, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करना था, उसकी यहाँ पे असेसिंग के लिए ग्लोबल स्टॉक टेकिंग जो है वो हमारे पास आया। एंड अल्टीमेटली लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसे भी यहाँ पे क्लियर किया गया। मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी फोकस किया गया। और यहाँ पे हम एक ब्रीफ डिस्कशन करनी है सिटीज़ और क्लाइमेट चेंज की। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 1995 में जब UNFCCC का COP इनिशिएट होता है, उस टाइम पे वर्ल्ड की 44% पॉपुलेशन जो थी वो सिटीज़ में रहती थी। लेकिन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 55% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है, वो अर्बन है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2050 तक 2050 तक जो पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है वो 68% तक पहुंच जाएगी। और साथ ही में एक और फैक्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो अर्बन वर्ल्ड है वो 75% प्राइमरी एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो अर्बन वर्ल्ड ही करता है। एंड अर्बन एरियाज, अर्बन सिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज में से 76% ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्बन एरियाज से रिलीज होती हैं, एमिट होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन की, क्लाइमेट चेंज के फाइट की, तो वहाँ पे सिटीज़ का जो रोल है, जो अर्बन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे इसके लिए हमें एक मल्टी लेवल ग्रीन डील गवर्नेंस की ज़रूरत पड़े कि गवर्नर इस तरह से हो कि हर सिटी लेवल पे एनर्जी रेगुलेशन और क्लाइमेट एक्शन की बात यहाँ पे की जाए। फॉर्मली जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके रोल को रिकग्नाइज़ किया जाए कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस बात करते हैं वहाँ पे सिटीज़ का जो रोल है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेल, इस आर्टिकल में एक और चीज़ भी साइड की गई है कि अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो वहाँ पे जो सिटीज़ हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, तो इसीलिए इन सिटीज़ की अडेप्टेशन को बढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि जितनी ये सिटीज़ वल्नरेबल हैं उतनी ही हमें यहाँ पे जो अडेप्टेशन है उसे इंक्रीज़ करना होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारी जो 40% अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम्स में रहती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, पोल्यूशन जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, तो इन सब को कम करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे इस चीज़ का आ जाता है। सो वी नीड टू एंश्योर कि जब हम क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाएं तो वहाँ पे एक फेयर पार्टिसिपेशन इंश्योर्ड हो। इन सिटी लेवल को, हर सिटी की प्रॉब्लम को देखते हुए प्लान्स बनाए जाएं। जब भी कोई लॉस और डैमेज कंपनसेशन की बात हो तब भी सिटी लेवल को भी ध्यान पे रखा जाए। और एक रेडिकल शिफ्ट हमें लेकर आना होगा व्हेन इट कम्स टू गवर्निंग द पर्टिकुलर सिटीज़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे डिस्कस किया गया है, द रोल ऑफ सिटीज़ इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज। वेल, लास्टली हमारा जो लास्ट आर्टिकल है ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बात की गई है स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में कि डायरेक्ट टैक्सेस December 17 तक जो नेट डायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो 20.7% से इंक्रीज़ हुई है और ये 13.70 लाख करोड़ का जो बेंचमार्क है उसे क्रॉस कर चुकी है। और ये इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स का टारगेट था वो 75.15%, 15% जो है वो मीट हो चुका है। तो यहाँ पे डाटा प्रेजेंट किया गया है कि November 30 तक जो नेट डायरेक्ट टैक्स थे इट वाज अराउंड सम 10.64 लाख करोड़, या फिर हमारे बजटरी एस्टीमेट का ये 58.34% पे था। लेकिन दिसंबर में ये एकदम से स्वेल अप होता है, इट स्वेल्ड अप बाय 3.05 लाख करोड़ और 20.7% का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ और ये 13.70 लाख करोड़ के जो मार्क को भी क्रॉस कर चुका है और बजटरी एस्टीमेट का 75% जो है वो यहाँ पे मीट हो चुका है। तो ये एक बड़ा अपडेट याद रखिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।